दोस्तों, इस वक्त भारत में करेंसी और पेमेंट को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। अभी कुछ साल पहले पेमेंट ट्रांसफर को लेकर यूपीआई को लॉन्च किया गया था। यूपीआई के जरिए कभी भी कहीं भी डिजिटली पेमेंट की जा सकती है। वहीं अब मोदी सरकार फिर से एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, जिसका नाम है डिजिटल करेंसी, जिसकी बहुत दिनों से चर्चा की जा रही है। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें रिटेल और होलसेल सेगमेंट रखे गए हैं। फिलहाल तो होलसेल सेगमेंट ही स्टार्ट किया गया है और रिटेल सेगमेंट को होल्ड पर रखा गया है। लेकिन दोस्तों, इस ई रूपी को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये खड़ा हो रहा है कि डिजिटल करेंसी के रूप में तो पहले से ही यूपीआई है, जो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है और इससे कहीं भी पेमेंट की जाती है, तो फिर इस ई रूपी की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों सरकार इसे ला रही है? आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ई रूपी को लाने के पीछे सरकार का क्या मकसद है। क्या सरकार यूपीआई को रिप्लेस कर रही है या दोनों को ही यूज में लिया जाएगा? साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर ऐसा है तो दोनों में किसे ज्यादा यूज में लिया जाएगा या फिर ये दोनों ही बराबर से काम करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि इन दोनों से बैंकों पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ सकता या फिर कोई खतरा पैदा हो सकता है? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में 1 दिसंबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने होलसेल वाले सेगमेंट को शुरू कर दिया है। इसके जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूशन या बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करके यूज करेंगे। वहीं रिटेल वाला सेगमेंट फिलहाल शुरू नहीं किया गया है। इसे आम जनता के लिए रखा गया है, जिसमें वो अपनी डेली रूटीन की खरीदारी या लेन देन पूरा करेंगे। इस लॉन्चिंग के बाद भारत उन देशों की लाइन में खड़ा हो गया है जिन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी शुरू कर रखी है। दोस्तों, ई रूपी भी मोबाइल फोन रहेगा और उससे आप वैसे ही पेमेंट कर सकेंगे जैसे कि यूपीआई और फोन पे से करते हैं, जिसमें क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये पैसा मोबाइल में ना होकर आरबीआई अकाउंट में होगा, यानी कि ये आपके पर्सनल अकाउंट में ना होकर आरबीआई के बैंक अकाउंट में होगा। इसके अलावा इस ई रूपी के अकाउंट में रखे पैसे पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। जैसे आपको दूसरे बैंकों में पैसा रखने पर ब्याज मिलता है, वैसे इस अकाउंट में नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको ये सुविधा मिलेगी कि कुछ पैसा आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जब आप ऑफलाइन हो या नेट ना हो, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आप किसी को भेज सकते हैं या कोई खरीदारी कर सकते हैं। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि आखिर इससे हासिल क्या होगा, जब कोई ब्याज नहीं मिल रहा है और बार बार अपने मोबाइल में पैसे लेने पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसका क्या फायदा है? दरअसल दोस्तों, इस सबके पीछे पेपर करेंसी या फिर मेटल करेंसी के खर्चे को बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे आप अपने पर्यावरण को भी बचा सकेंगे, पेड़ों को बचा सकेंगे, पुराने नोटों को बदलने की टेंशन नहीं होगी और कैश चोरी होने का डर खत्म हो जाएगा। नकली नोटों का खतरा खत्म हो जाएगा। बार बार आपको कैश निकालने के लिए एटीएम जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि इसके जरिए पेमेंट करने के लिए किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ जब आप पेटीएम या यूपीआई से पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी हो जाता है। लेकिन डिजिटल करेंसी के रूप में आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका खाता तब आरबीआई से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ डेबिट क्रेडिट आरबीआई के माध्यम से होता है, साथ ही काफी सुरक्षित भी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में अभी भी ये सवाल बना हुआ होगा कि यूपीआई और पेटीएम में भी पेपर करेंसी की जरूरत तो होती नहीं है और ये भी मोबाइल में ही रहता है। साथ ही यूपीआई में भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? आखिर क्यों लोग ई रूपी को अपने काम में लें? क्यों यूपीआई और ई रूपी के ऑप्शन को चुने? तो चलिए हम आपको दोनों में अंतर समझा देते हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि यूपीआई ने आकर भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया है। आज हर व्यक्ति इसका काम ले रहा है। इसकी सक्सेस रेट देखी जाए तो ये 1000% तक पहुंच चुकी है। आज लोग छोटे से छोटा अमाउंट भी इसके जरिए पे करते हैं। सब्जी के ठेलों से लेकर बड़े बड़े शोरूम्स पर इसे काम में लिया जाता है। ये सारा ट्रांजैक्शन एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट तक किया जाता है, यानी कि कैशलेस का रोल यूपीआई बहुत अच्छे से निभा रहा है। फिर ई रूपी की जरूरत महसूस क्यों हो रही है? उस पर भला क्यों ध्यान दिया जाए या यूज में लिया जाए? दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा अंतर यह है कि अभी तक जब हम यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब ट्रांजैक्शन का चार्ज बैंकों को भरना पड़ता है। जैसे कि आप आईएमपीएस ट्रांसफर करते हैं, उसका बैंक चार्ज करती है। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए सरकार ने मना कर रखा है। इसे एमडीआर कहा जाता है, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेंट। वो सरकार ने 0 किया हुआ है। दरअसल यहाँ सरकार सब्सिडी देती है। आपको बता दें कि एक एवरेज यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए का खर्चा आता है, क्योंकि इसे मेंटेन करने के लिए ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट पर खर्चा आता है। साथ ही बैंक को अपने कर्मचारियों की सैलरी को भी मेंटेन करना होता है। ऐसे में उन पर एक्स्ट्रा खर्च बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2021-22 में करीब 84 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इस ट्रांजैक्शन का खर्चा 8400 करोड़ बताया जा रहा है।
वहीं इस साल ये बढ़कर ट्रांजैक्शन 120 करोड़ होने वाला है, जिसका खर्चा 12 से 13 लाख करोड़ होने वाला है। वहीं सरकार सब्सिडी 1300 करोड़ रुपए की दे रही है, यानी कि इसका पूरा भार बैंकों पर जाता है। इसके कारण बैंक अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब उनको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो काम करके क्या करेंगे। इसे लेकर कुछ दिनों पहले आरबीआई ने यह भी कहा था कि क्या इस घाटे को पूरा करने के लिए यूपीआई पर चार्ज लगाने चाहिए, लेकिन इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। यहां तक कि सरकार ने कह दिया कि यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में बैंक के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वो कैसे इस परेशानी से छुटकारा पाएं, और इसी सॉल्यूशन का नाम है ई रूपी। जी हाँ, आपने सही सुना, ई रूपी के जरिए इस परेशानी को दूर किया जाएगा। ये कैसे होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोनों में अंतर जानना जरूरी है। तो दोस्तों, यूपीआई पेमेंट करने का एक मैकेनिज्म है, वो करेंसी नहीं है। ये सिर्फ ऐसा जरिया है जिसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। लेकिन ये ई रूपी अपने आप में करेंसी है, जैसा पेपर करेंसी होती है। जैसे आप किसी को कैश देकर पेमेंट करते हो और उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक उसी तरह इसका यूज करने पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसमें कोई बैंक शामिल नहीं होगा। ये सीधे आपके मोबाइल से सामने वाले किसी दुकान या व्यक्ति के पास मोबाइल में चला जाएगा, जैसे कैश में होता है। दोस्तों, अगर यूपीआई के रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये सर्विस जब तक फ्री है तब तक लोग इसे यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही यूपीआई पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा तो इसका यूज कम हो जाएगा, क्योंकि ये तय है कि एक ना एक दिन इस पर चार्ज लगेगा। क्योंकि बैंक कब तक इसका भार लेंगे, वो अपना बर्डन कम करने के लिए इस पर चार्ज लगाएंगे। लेकिन ई रूपी पर कभी चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसी बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सीधे आरबीआई से जुड़ा है। ऐसे में लोग ई रूपी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन यूपीआई भी पूरी तरह से हटेगा नहीं। जिस किसी को भी यूपीआई चार्ज के साथ सही लगेगा वो इसे यूज करेगा, और जिसे फ्री चाहिए होगा वो ई रूपी को काम मिलेगा। यानी कि ये दोनों ही हमारी लाइफ में रहेंगे, कोई एक हटेगा नहीं। दोस्तों, यहाँ आपको क्रिप्टो करेंसी और ई रूपी में भी अंतर बता देते हैं। इसे आप बिटकॉइन से समझ सकते हैं। बिटकॉइन भी डिजिटल करेंसी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। वहीं आरबीआई का ई रूपी भी ब्लॉकचेन पर काम करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है। इसे कोई मॉनिटर नहीं करता और इस पर किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। ऐसी करेंसी गैर कानूनी होती है, लेकिन आरबीआई की डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, जिसको सरकार की मंजूरी है। सबसे खास बात यह है कि आरबीआई का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड की आशंका बिल्कुल नहीं होगी। क्रिप्टो करेंसी का भाव घटता बढ़ता रहता है, लेकिन डिजिटल रूपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिजिकल नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रूपी में भी होंगे। लेकिन दोस्तों, ई रूपी को लेकर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इससे बैंकों को खतरा हो सकता है। जब बैंकिंग के अंदर ब्याज दर कम हो जाएगी तो लोग अपना पैसा निकालकर डिजिटल फॉर्म में ही ई रूपी में करा सकते हैं, क्योंकि बैंक से मिल रही ब्याज दर उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी, जिससे बैंक की तरफ से लोन देने की कैपेसिटी पर फर्क आ जाएगा। क्योंकि उनके पास कैश होगा नहीं तो वो लोगों को कैसे लोन दे पाएंगे, और जब बैंक लोन नहीं दे पाएंगे तो ये अपनी कमाई भी कैसे करेंगे, जो बैंकों के लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इस पर काम चल रहा है। इससे क्या नुकसान होगा और क्या फायदा, इस पर पूरी रिसर्च की जा रही है, और जो सही सॉल्यूशन होंगे उन्हें अपनाया भी जाएगा। फिर इस ई रूपी को आम जनता के बीच लाया जाएगा।